Assalamualaikum students. होप सो यू आर ऑल डूइंग गुड. सॉरी 2 दिन आपको लेक्चर नहीं आया. आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. एट द सेम टाइम आई वॉज बिट बिज़ी. थोड़ा बिज़ी शेड्यूल भी था जिसकी वजह से लेक्चर नहीं आया. सॉरी फॉर दैट. अब तो भी आपने इन 2 दिनों में जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने दिए हैं फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स के, आपने उनको रिवाइज़ किया होगा. होप्स उसके नोट्स बनाए होंगे, मल्टीपल टाइम्स अच्छे से रिवाइज़ किया होगा. ये 2 दिन जब भी कोई ब्रेक बीच में मिलता है आपको, तो प्लीज़ 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 आप उन डेज़ को एज ए लेजर टाइम जो है स्पेंड ना करें. आप उन दिनों रिवाइज़ करें, क्योंकि ये जो लेक्चर के साथ साथ पढ़ते हैं तब तो बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ना भी और याद भी रहता है. लेकिन विद टाइम अगर आप उस टॉपिक को नज़र नहीं देंगे तो वो भूल जाता है. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. हमारा पॉलिटिकल डिवीज़न में थोड़ा थोड़ा कुछ रहता है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर कहाँ से पास होता है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी कहाँ पे लोकेट है, इंडिया एरिया वाइज कितना ये एरिया वाइज लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, किस नंबर पे आता है, पॉपुलेशन वाइज क्या है. ये जो हमें सारी चीज़ें, ओशियंस, अटलांटिक, पैसिफिक, हमारे पास डेविस स्ट्रेट पढ़ना है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, क्योंकि ये एंटी का एग्ज़ाम है, ये कोई लो लेवल नहीं, ये हाई ग्रेड पोस्ट है. तो इसके लिए आपको हर हॉरिजन को टच करना है. उसके लिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो जो है डालूंगी 15 to 20 मिनट्स का, और हर 2 दिन 3 दिनों के बाद मैं आपको छोटी छोटी वीडियोज़ जो है 2 4 5 मिनट की डाला करूँगी, सो दैट आप कंटिन्यूसली मैपिंग जो है अपने साथ साथ रखें. मैपिंग का कोई ये आप 1 दिन में या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते. मैपिंग इज़ मतलब ये तो समझिए आप, मैपिंग आपको पूरे वर्ल्ड की करनी है. फॉर दैट आप 1 दिन में तो नहीं कर सकते. प्लेसेस को लोकेट करना है तो मैप पे करना है. ओशियंस है कितने सारे, जो हमारे पास सीज़ है उनको देखना है हमें. नॉर्थ अमेरिका में कौन से सीज़ है, कोस्ट लाइन में कौन, ये इंडिया के ही विद रेस्पेक्ट ने नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंडिया के ही एस्पेक्ट से नहीं पढ़ना है, ये आपको वर्ल्ड के एस्पेक्ट से पढ़ना है. वहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड. दैट मीन्स आपको वर्ल्ड भी कंसिडरेशन में लेना है. उसके लिए आपको मैं कंटिन्यू लेक्चर दूंगी, कंटिन्यूसली आप मैपिंग करें. और जो भी लेक्चर्स में इसके बाद आपको पढ़ाऊंगी, लाइक इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमारे पास है, एंड बायोडाइवर्सिटी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, हमारे कल्चर एंड हेरिटेज है हमारे पास. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो है जो भी मैं पढ़ाऊँगी उनका डायरेक्टली इंटरलिंक है किसके साथ, मैपिंग के साथ. उसमें भी आपको पॉइंट्स जो है कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे पॉलिटिकल डिविजन्स के. ओके, तो आप उसके बारे में ना घबराएं, वो मैं साथ साथ आपको दूंगी. लेकिन उससे पहले कि अगर किसी ने अभी तक एटलस नहीं लिया है, मैप नहीं लिया है, प्लीज़ प्लीज़ आप मैप लाएं. मैप के बिना मैपिंग करना इम्पॉसिबल है. हैंडमेड मैप तो उतना पॉसिबल नहीं. आप हर चीज़ें जो है खुद लोकेट तो नहीं कर सकते. अगर आप मैप लेंगे तो उसमें आपको ईजी हो जाएगा. हाँ, वहाँ पे रिवर सिस्टम इंडिया का पूरा दिया होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिहाज से एटलस ही ठीक रहेगा. वहाँ पे फिजिकल भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, हर लैंडस्केप वहाँ पे दिया होता है. तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एज पर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पहले हमें पढ़ना है डिज़ास्टर होता क्या है. मैनेजमेंट मतलब मिटिगेट करना, कैसे हम डिज़ास्टर्स के साथ क्या करते हैं, मिटिगेट रिड्यूस कैसे करते हैं, हम ऐसे डिज़ास्टर्स को कैसे कर सकते हैं. हमें एक एक्ट, इंडिया ने एक एक्ट पास किया है दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. कब किया है? 2005. डेट्स ये यहाँ पे कुछ डेट्स रिपीट होंगी. इन डेट्स को बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको कंसिडरेशन में ले. डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है उसने डिज़ास्टर को डिफाइन किया है. डिज़ास्टर मीन्स ए कैटास्ट्रॉफ, mischief, calamity or grave occurrence in any area arising from natural or man-made causes which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property and environment. देखो क्या होता है, एक ऐसी कैलेमिटी, एक ऐसा एक्सीडेंट, एक ऐसा डिज़ास्टर होना, ये नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी, इंसान की वजह से भी हो सकता है. देखो इंसान की वजह से डिज़ास्टर कैसे आ सकता है. इंसान जो है ग्रीन हाउस गैसेस जो है ह्यूमन एक्टिविटी से ज़्यादा, जब गैसेस ज़्यादा होते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. ग्लोबल वार्मिंग होना भी एक डिज़ास्टर है. कभी कभार क्या हमारे जो रेलवे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, फायर्स लग जाते हैं बिल्डिंग में, ये सारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ये डिज़ास्टर्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. अब हम अगर नेचुरल की बात करेंगे, नेचुरल में क्या आता है, जैसे फ्लड्स आते हैं, सुनामी आती है, हम साइक्लोन्स, ड्रॉट्स,
कहत साली जो है ये पड़ जाती है। तो आप सोचें, जब हमारे पास नेचुरल हो या मैन मेड काजेज़ की वजह से एक ऐसा एक्सीडेंट पेश आता है, एक ऐसा डिज़ास्टर पेश आता है जिसकी वजह से हमें सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ, काफ़ी लॉस जो होता है हमें ज़िंदगियों का, इंसानों का होता है। ह्यूमन सफरिंग, इंसान को सफ़र करना पड़ता है। डैमेज टू एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इंसान के साथ साथ हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारी लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है, जिस तो वो भी हमें क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्ट, उसमें भी डिस्ट्रक्शन आती है। और इन्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे इन्वायरमेंट में भी डेग्रेडेशन, डिस्ट्रक्शन आती है। दिस इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। होप सो आपको समझ में आई होगी डिज़ास्टर क्या होता है। कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होना, चाहे इंसानी एक्टिविटी से हो जाए या नेचुरल एक्टिविटी से हो जाए, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, इंसान का भी, इन्वायरमेंट का भी, प्रॉपर्टी का भी, दैट इज़ कॉल्ड एज द डिज़ास्टर। ओके, देन इट इज़ द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन। ये देखें आप, UNISDR, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन 2009। देखिए, ये था 2005 और ये है 2009। इसने भी डिफाइन किया है डिज़ास्टर को कैसे, डिज़ास्टर टू बी ए रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मनी फैक्टर्स। इसने कहा कि डिज़ास्टर सिर्फ एक फैक्टर का नहीं हो सकता, एक वजह से नहीं हो सकता है, ये मल्टीपल फैक्टर्स जो है, डिज़ास्टर जो है, एक्सीडेंट कोई भी अगर पेश आएगा तो ये एक, इसका एक रीज़न नहीं होता है, इसका एक फैक्टर नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स जो है डिज़ास्टर जो होता है, डिज़ास्टर आने में जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स। ओके, एज पर द UNISDR। हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको, UNISDR का फुल फॉर्म, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार फुल फॉर्म में भी आते हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, किसी को पता, अनप्रेडिक्टेबल है, क्या कौन सा पॉइंट आ सकता है। और ये MCQs में आया भी है, मैंने एक जगह देखा है। UNISDR क्या है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन 2009 में, ठीक है। देन इट इज़ द डिज़ास्टर इम्पैक्ट्स एवरीवन डिफरेंटली। देखो, डिज़ास्टर एक ही इंसान को नहीं अफेक्ट करता है, सिर्फ प्रॉपर्टी को नहीं करता है, ये हर एक को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। इंडिविजुअल को भी करता है, एक इंसान को भी करता है, ह्यूमंस मासेस को भी डिस्ट्रक्ट करता है, उसमें भी बहुत सारी चेंज आती है, बहुत सारा उनमें ये प्रॉब्लम्स होती है, सफरिंग्स उनकी होती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी प्रॉपर्टी वगैरह होती है उस पर भी लॉस होता है। सोसाइटी का डिस्ट्रप्शन हो जाता है, सोशल जो एक स्ट्रैटम बना होता है वो ख़त्म हो जाता है। इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट तो ख़त्म हो ही जाता है। डिज़ास्टर इन चीज़ों को, हर इंसान को, हर चीज़ को डिफरेंटली इम्पैक्ट करता है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। देन इट इज़ द डिज़ास्टर और ह्यूमन डिज़ास्टर। देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब जो डिज़ास्टर्स ह्यूमंस की वजह से होते हैं, इंसानों की वजह से होते हैं, देखो इसमें होता है एक इन्वायरमेंटल, एक होता है टेक्नोलॉजिकल। ह्यूमन डिज़ास्टर्स, इंसानों की वजह से जो तबाहियाँ होती है, जो इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ द इन्वायरमेंटल भी हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल। देखो इन्वायरमेंटल कैसे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पहले ही मैंने बोला, गैसेस ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन, हम एफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे बल्कि जो ऑलरेडी प्लांटेड ट्रीज है उनको ही काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे। अनकंट्रोल्ड टाउन प्लानिंग, मेगा सिटीज़ जहाँ पे कंजेशन होना, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन को एक जगह किसी छोटे से एरिया में फिट करना, टाउन प्लानिंग करेंगे बट मेगा सिटीज़, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ बनाएंगे, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। ड्राइंग लेक्स, जब हमारे जो लेक्स हैं वो सूख जाएंगे, ये होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो ह्यूमंस की वजह से होता है। देन इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल, केमिस्ट्री, कोई ऐसा केमिकल बनाना लैब में, कभी कुछ करना जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसकी लीकेज हो जाती है। जब लीकेज हो जाती है तो वो एक टेक्नोलॉजिकल, हम तो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे बट टेक्नोलॉजिकल एरर आया या कुछ भी, उसकी वजह से हमें क्या हुआ, डिज़ास्टर आ सकता है। न्यूक्लियर, कहीं पे कोई न्यूक्लियर जो है एलिमेंट बनाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, तो न्यूक्लियर जो है बहुत ही, मतलब ये यूज़फुल भी है इन ह्यूमंस के लिए, एक टेक्नोलॉजिकल यूज़फुल भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर पावर एनर्जी होना, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी है। रिसेंटली आपने सुना होगा जो ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट चलता है, दैट इज़ ऑल अबाउट द न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम जो है वहाँ से वो माइन कर रही थी, जिसकी वजह से इसराइल ने अटैक किया उस पर। न्यूक्लियर का जो है बहुत ही रोल होता है डिज़ास्टर में। उसके बाद ऑयल स्पिल्स,
शिप्स जो हमारे समंदरों में चलती हैं उसका उनका जो ऑयल होता है, कभी कभार उनमें ऐसा कुछ ये होता है, कोई ऐसा तोड़ फोड़ होता है शिप्स में, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो बाहर आता है और हमारा जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो सारा ख़राब हो जाता है। ऑयल स्पिल्स भी और एक्वाटिक इकोसिस्टम में एक डिज़ास्टर आता है। ओके, तो ये वाले जो है टेक्नोलॉजिकल एरर्स है, ये वाले जो है ये इन्वायरमेंट को लेकिन कौन करता है, दैट इज़ द ह्यूमन डिज़ास्टर। इंसान ऐसी डिज़ास्टर्स लाता है। ये आप ना सोचिए कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकते, ये क्वेश्चन आए हैं, मैंने खुद देखे, ये क्वेश्चंस आए हैं, मैंने मल्टीपल रिसोर्सेज से देखा। इन्वायरमेंट के में कौन सा आता है, टेक्नोलॉजिकल में कौन सा, ह्यूमन डिजास्टर्स क्या है, मैन मेड कौन सा है, नेचुरल कौन सा है। ये छोटी छोटी टर्म्स तो आपको लग रही हैं, बट ये क्वेश्चंस आए हैं और आ भी सकते हैं। होप सो इतना समझ में आया होगा आपको। देन इट इज़ टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स हम पढ़ेंगे। एक है नेचुरल डिज़ास्टर, देन सेकंड इज़ द ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर्स। मैंने पहले ही आपको बोला नेचुरल जो बाय नेचर कुदरती डिज़ास्टर जो तबाहियाँ होती हैं उसे नेचुरल डिज़ास्टर में आता है। ह्यूमन इंड्यूस्ड जो इंसान की वजह से होती है, इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से, दैट इज़ द ह्यूमन इंड्यूस्ड। नेचुरल में क्या आता है, फ्लड, स्टॉर्म, नेचुरल वाइल्ड फायर, लाइक कैलिफोर्निया में जो हुआ, आग लग गई अचानक से नॉर्थ अमेरिका में, अर्थक्वेक, जो भी अर्थक्वेक्स होते हैं, कोलिजन होता है कि इनका, मैंने कहा प्लेट्स का कोलिजन होता है तो ज़मीन जो है शिवरिंग हो जाती है ज़मीन में, दैट इज़ अर्थक्वेक। ये क्यों होता है, इट्स ऑल अबाउट द नेचर। हम इतना बता सकते हैं ये क्यों, ये कैसे होता है, हाउ दिस हैपन्स, लेकिन हम ये नहीं बता सकते ये क्यों होता है। तो ये नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से ये नेचुरल डिज़ास्टर्स है। ड्रॉट, ये जो है बारिशें बंद हो जाती हैं, आना नहीं होती, दैट इज़ मानसून, इट्स होली डिपेंडेंट ऑन द नेचर, ये नेचर के हाथ में है। वॉल्केनो हो जाना, जब कोलिजन होता है तो वॉल्केनो बाहर आ जाता है, किस तरह से आता है, ऑल अबाउट नेचर। सुनामी, सीज़ में जो आते हैं अर्थक्वेक्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनो, आइस स्टॉर्म, सिंक होल, ये सारे टाइप से नेचुरल डिज़ास्टर के। और इंसानों की वजह से न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल डिज़ास्टर, अभी बोला मैंने, कोई न्यूक्लियर टेस्ट करते कुछ करते, उसकी वजह से जो डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे बॉम्बिंग कहीं पे होती है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहीं पे डालते हैं तो वो डिज़ास्टर जो होता है वो इंसान की वजह से आता है। फायर्स इन बिल्डिंग्स, आग बिल्डिंग्स में, रेलवे एक्सीडेंट्स, प्लेन एक्सीडेंट्स, अहमदाबाद का एक प्लेन क्रैश जो हुआ उसमें जो वो जो एक्सीडेंट है हम उसको नेचुरल एक्सीडेंट नहीं कह सकते, दैट इज़ द ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सीडेंट। ब्लो आउट, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लो आउट जो है ये भी ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर में। अब आप बोलेंगे मैम क्वेश्चन कैसे आता है, हम क्या इसको पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन, एक जगह मैंने क्वेश्चन देखा कि वहाँ पे कुछ ये नाम दिया था डिज़ास्टर्स का, वॉल्केनो, सिंक होल, समझें आप, न्यूक्लियर डिज़ास्टर और ब्लो आउट। इनमें बोला था कि आप बताएं कि ह्यूमन इंड्यूस्ड डिज़ास्टर कौन सा है। उसमें से ये था, जो ऑप्शन था ब्लो आउट था। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है ये छोटी छोटी जो एग्जाम्पल्स होती हैं ये तो हमें लगती है कि ये इनको क्या पढ़ना, ये हमारे माइंड में नहीं, कोई भी पॉइंट आप स्किप ना करें, इन छोटी छोटी बातों को आपको माइंड में रखना है। तो इसीलिए ये पॉइंट्स आप ना बोले, आपको बाय हार्ट ये रिमेंबर करने हैं। देन इट इज़ द कि हमारे पास ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 का, यह हमें कैसे, अब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्यों डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट्स जो है पॉलिसीज़ क्यों बनाई, क्या हुआ, कब से शुरू किया इंडिया में। देखो, हाई पावर्ड कमेटी सेटअप इन अगस्त 1999, एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई 1999 में एक कमेटी बनाई गई, हाई पावर्ड कमेटी, याद रखना डेट। अनटिल 2001 रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री। अब जो ये कमेटी बनाई, किसके लिए बनाई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो ये कमेटी बनाई, इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को दी। हर एक मिनिस्ट्री, जैसे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती है जिसको अपना अपना काम सौंपा जाता है। लेकिन जो यहाँ पे हाई पावर्ड कमेटी बनाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी 2001 तक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को दी थी। लेकिन फिर 2002 में इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से हटा के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी। आज तक जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट आता है, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैसे आ सकता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। देखो क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन यहाँ से आया भी है, इसीलिए आप इस पॉइंट को ना बोलें कि आज जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड ऑन 28 सितंबर 2005।
फिर एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई 28 सितंबर 2005 में। देन इसके बाद ऑन 23 दिसंबर 2005, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है पास किया। देखो क्या हुआ, मैंने जो पहले आपको बताया डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग डिज़ास्टर की डेफिनेशन क्या है, अब उस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की हिस्ट्री यहाँ पे, बैकग्राउंड यहाँ पे है, कैसे बना, पहले क्या बना, उसके बाद क्या बना, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और किस डेट को बना। 23 दिसंबर 2005 को डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है बना, इस्टेब्लिश किया गया। ये क्यों, कब बना, जब इंडियन ओशियन जो है, जो इंडिया के साउथ में जो ओशन है दैट इज़ कॉल्ड एज द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में एक सुनामी आई 2004 में। वो एक इतना बड़ा डिज़ास्टर था, अंडर सी अर्थक्वेक्स, उस इंडियन ओशन में एक अर्थक्वेक आया, उसे हम सुनामी कहते हैं। उसका मैग्नीट्यूड था 9.1 से 9.3 मैग्नीट्यूड का वो अर्थक्वेक था। इतना बड़ा डिज़ास्टर था कि 2.3 लाख डेथ्स हुई, इतने लाख डेथ्स हो गई। अफेक्टेड एरियाज़ उसमें थे साउथ इंडिया, इसमें तो इंडिया तो आता ही, उसके साथ जो इंडिया के नीचे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार, उसके नीचे इंडोनेशिया, श्रीलंका जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ। ये एक डेडलिस्ट सुनामी थी हिस्ट्री की। ये जो इंडियन ओशियन सुनामी आई 2004 में, ये एक डेडलिस्ट इतनी डिज़ास्टर्स थी कि फिर इंडिया ने जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में पास किया। कब किया, 23 दिसंबर 2005 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया। कब किया, इंडियन ओशियन सुनामी के बाद। इंडियन ओशियन सुनामी जो है वो 2004 में आई। होप सो आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वो पॉइंट आपको रिपीट करूँगी। अब जो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बना, 2005 23 दिसंबर 2005 में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना, प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ, इसने क्या क्रिएट किया, 3 लेवल्स ऑफ हमारे पास अथॉरिटीज़ इसने बनाई। एक बनाई एनडीएमए, हो गया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई एसडीएमए, और डीडीएमए हो गया डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये 3 अथॉरिटीज़ 3 लेवल्स पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और जो लोकल अथॉरिटीज़ के लेवल पे, ये 3 अथॉरिटीज़ जो है ये किसने क्रिएट की, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्वेश्चन आ सकता है, एनडीएमए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये किस एक्ट के जरिए बनाई, दैट इज़ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। एसडीएमए स्टेट लेवल पे है और डीडीएमए होता है डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो होता है, अथॉरिटी जो होता है लेड बाय, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लीड करती है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, और इसको लीड करता है डीसी, होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ओके, अब जो हमारा पहला है दैट इज़ द एनडीएमए, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एनडीएमए होता है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये क्वेश्चन जो है आज का रिपीट होते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने हैं, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं था, तो फिर इस एक्ट को पास किया जो है, अभी मैंने आपको बोला डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है ये पास किया गया है पार्लियामेंट के जरिए, और फिर ये हमारे पास ये अथॉरिटी बनाई है, एपेक्स बॉडी फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। टॉप पे देखो मैंने ये जो बनाया है, टॉप पे ये है एपेक्स बॉडी जो है, यही है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लीड एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, ये बहुत ही लीडिंग एजेंसी है, जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स जो है वो प्रिपेयर करती है। ये कॉन्सिस्टर्स ऑफ, अब इस नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में आता क्या क्या है, कौन कौन से इसकी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन आता है एंड अदर मेंबर्स, और कुछ मेंबर्स भी बट नॉट ग्रेटर देन 9, बाकी मेंबर्स में है लेकिन 9 मेंबर्स से ज़्यादा इसकी कंपोजिशन नहीं है। जो चेयरपर्सन होता है वो पीएम, जो हमारे पीएम है प्राइम मिनिस्टर जो है वही इसके चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, और जो बाकी मेंबर्स होते हैं 8 मेंबर्स जो होते हैं रह जाते हैं, उनको नॉमिनेट करता है चेयरपर्सन ही, मतलब पीएम ही जो है नॉमिनेट करता है बाकी 8 को। चेयरपर्सन होता है और 9 मेंबर्स होते हैं, 9 से ज़्यादा यहाँ पे एक्सीड नहीं होता है। चेयरपर्सन पीएम होते हैं और बाकी जो मेंबर्स 8 हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है, वो चेयरपर्सन पीएम ही नॉमिनेट करता है। होप सो को इतना समझ में आया होगा। फिर इंस्टीट्यूशन, जो वो इंस्टीट्यूट्स जो इसको असिस्ट करते हैं काम करने में, जो इसको प्रिपरेशन ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स में मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं, दैट इज़ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। एक इसके अंदर आता है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी,
इसके अंदर आता है NDRF, होता है नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फंड आता है। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसकी सेक्शन 46 में NDRF का जिक्र किया है। सेक्शन 46 बताता है हमें NDRF के बारे में। और हमारे पास NDRF जो, और हमारे पास नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स से, एक हमारे पास नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फंड है, एक हमें फंड है जहाँ पे फंडिंग वगैरह जो है ये दी जाती है। दैट इज़ द फोर्स जो मिटिगेट करते हैं, जो रेस्क्यू करते हैं, जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है लॉन्च करते हैं, दैट इज़ द NDRF। वह NDRF एक ये है फंड, रेस्पॉन्स फंड, ये है रेस्पॉन्स फोर्स। देखिए आप फोर्स, इस पर NDRF जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है फोर्स से, यही कभी कभार जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, जो भी डिज़ास्टर होते हैं, यही फोर्स जो है NDRF का फोर्स जो है यही रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह लॉन्च करता है। और जो ये NDRF है, NDRF जो है इसमें BSF आता है, CISF आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, CISF आता है, CRPF आता है, ITBF होता है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स आता है, SSB सशस्त्र सीमा बल, ये भी एक फोर्स है, वो आता है, आसाम राइफल्स। ये सारे जो है, ये जो सारे एम्प्लॉयड ये जो होते हैं, ये इनकी डिप्लॉयमेंट कहाँ पे होती है? NDRF इस फोर्स में होती है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मैंने पहले ही पॉइंट में आपको बताया ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट, किस मिनिस्ट्री के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट्स आते हैं? वो दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। NDRF जो होता है इज द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट फोर्स डेडिकेटेड टू डिजास्टर रेस्पॉन्स। डिजास्टर मैनेजमेंट को रेस्पॉन्स करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए हमारे पास एक वर्ल्ड की एक सिंगल लार्जेस्ट फोर्स है, दैट इज द NDRF। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट इज स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब नेशनल लेवल जो है ये सेंटर पे है, अब स्टेट लेवल पे जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश, इसको किसने इस्टेब्लिश किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। कंसिस्टेंस ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स नॉट ग्रेटर देन 9। अब थोड़ा बहुत जहाँ पे कंपैरिजन आपको हो सकता है, आप इसको और इसको फिर कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी चेयरपर्सन है, यहाँ पे भी चेयरपर्सन, यहाँ पे भी बाकी मेंबर्स जो है नॉट ग्रेटर देन 9, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 9 नहीं होने चाहिए। यहाँ पे जो चेयरपर्सन होता है दैट इज द PM, लेकिन जो यहाँ का चेयरपर्सन होता है दैट इज द CM, द चीफ मिनिस्टर होता है। और बाकी मिनिस्टर्स जो, बाकी मेंबर्स जो होते हैं वो मिनिस्टर इंचार्ज जो होते हैं वही होते हैं बाकी मेंबर्स। और जो यहाँ का चेयरपर्सन होता है दैट इज द CM, चीफ मिनिस्टर। जो इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे इसको असिस्ट करते हैं, इस अथॉरिटी को जो असिस्ट करते हैं प्लानिंग में, दैट इज द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, एक स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। देखो यहाँ पे होता है NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड, लेकिन यहाँ पे होता है SDRF, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जो है। सेक्शन 48 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 ने ये चीज़ मेंशन की है। सेक्शन 46 ने NDRF के बारे में बताया है, और सेक्शन 48 जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, उसने SDRF के बारे में। और यहाँ पे भी SDRF जो होता है एक फोर्स होता है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स होता है, जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह जो है लॉन्च करती है। ओके, देन इट इज़ द डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, लोकल अथॉरिटीज़ पे मैंने बोला था पहले ही आपको, ये मैंने ऊपर ही इनको ऑर्डर दिया, टॉप पे कौन आता है, सेंटर में कौन आता है, और बेस लाइन पे क्या आता है। एवरी स्टेट गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश DDMA फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट जो है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट ही उनके लिए इस्टेब्लिश करती है DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कंसिस्टेंस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स नॉट ग्रेटर देन 7। इसमें चेयरपर्सन होता है और मेंबर्स नॉट ग्रेटर देन 7। यहाँ पे नॉट ग्रेटर देन 9, नॉट ग्रेटर देन 9, 7 से ज़्यादा यहाँ के मेंबर्स नहीं होने चाहिए। और जो यहाँ का चेयरपर्सन दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या चेयरमैन जो ज़िला परिषद का होता है, ज़िला परिषद जो होते हैं पंचायत वगैरह, वहाँ का चेयरमैन हो सकता है इसका हेड, इसका चेयरपर्सन, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मतलब DC जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब जो है वो होते हैं इसके हेड। होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इन तीनों को टैली कर सकते हैं, आप थोड़ा आप ये करें, कंपेयर करें इनको, तो आपको ईजिली आते हो। और मेरे नोट्स जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, आप ये वैसे ही नोट्स जो है खुद अपने हाथों से, मतलब अपने हाथ से जो है लिखें, बनाएं, और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। ये बहुत ही ईजी है, फैक्चुअल डेटा है, आपको याद रखना है। अब जो इंस्टीट्यूट्स इसमें आते हैं, किसमें? DDM में, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में जो इंस्टीट्यूट्स असिस्ट करते हैं इसको, दैट इज़ द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ये SDMA को भी असिस्ट करता है और DDMA को भी। और इसमें पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़ आते हैं। मैंने पहले ही बोला DDMA में पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़, क्योंकि पंचायत का जो चेयरमैन होता है, जिला परिषद जो होता है, वो भी इसका चेयरपर्सन हो सकता है। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। अब जो डिजास्टर्स जो भी आते हैं उनको मैनेज करने के हमारे पास साइकिल में 4 फेजेस हैं। क्या क्या है? मिटिगेशन,
प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स और रिकवरी। देखो पहले हमें क्या करना है, मिटिगेट करना है। पहले हमें ऐसे डिजास्टर्स से ऐसी प्लानिंग करनी है कि हमें रिड्यूस करने हैं, ऐसे डिजास्टर ना हो जाए, हमें मिटिगेट करना है पहले। प्रिपेयर्डनेस, हमें अगर अब हो सकता है आए बाय नेचर के डिजास्टर्स को तो हम उतना ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं, तो हमें प्रिपेयर रहना है ऐसी चीज़ों के लिए। ऐसे डिजास्टर्स के लिए हमें अलार्म्स जो होते हैं वो होने चाहिए, वैसा सिस्टम होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, हमें प्रिपेयर रहना है। रेस्पॉन्स, अगर अब ऐसे डिज़ास्टर आ जाते हैं तो हमें कैसे ऐसे डिज़ास्टर्स को रेस्पॉन्ड करना है, हम किस तरह से ऐसे डिज़ास्टर से क्या करें, बाहर निकल आएंगे। देन इट इज़ द रिकवरी, कैसे जो भी अफेक्टेड पर्सनस हैं जो इस डिज़ास्टर से अफेक्ट हुए होंगे तो कैसे वो रिकवर हो जाएंगे, कैसे उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको फूड कैसे, रिलीफ फंड्स कैसे देने हैं, कितने टाइम में वो, यहाँ पे लेवल्स होती हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, कितने सालों में वो ये हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं, कितने महीनों में ये रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभार बहुत बड़ा डिज़ास्टर आता है तो तब जो है डिज़ास्टर से रिकवर होना जो होता है बहुत ही वक्त लगता है उसको। तो ये हमारे पास कहाँ किस फेज़ में होता है रिकवरी। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें मिटिगेशन करनी है। पहले तो ये कहना है कि हमें ऐसे डिज़ास्टर्स ना हो। प्रिपेयर्डनेस, हमें प्रिपेयर रहना है। रेस्पॉन्स, हमें फिर रेस्पॉन्ड करना अगर ऐसे डिज़ास्टर्स आ जाते हैं। रिकवरी, हमें ऐसे डिज़ास्टर से जल्दी रिकवर करना है। विद टाइम तो लगता है बट रिकवर करना है। और जो भी लोग जो है इससे क्या हुए होंगे, अफेक्टेड होंगे, तो उनको रिहेबिलिटेट करना है, उनको फंड्स देना, उनको रिलीफ देना, ये गवर्नमेंट का काम है। दैट इज़ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है वो बना ही इसीलिए फिर हमने ये 3 अथॉरिटीज़ जो है गवर्नमेंट ने बनाई। ओके, होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फ्रेमवर्क, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंटरनेशनल लेवल पे, ये तो हम इंडिया के लेवल पे पढ़ रहे थे। जो भी मैंने NDRF, SDRF, DDMA जो होता है मैंने पढ़ा, NDMA पढ़ाया, ये इंडिया के लेवल पे। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे है, तो हम वो पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योकोहामा स्ट्रेटजी। देखो योकोहामा इज ए प्लेस इन द जापान, वहाँ पे एक ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। देखो यहाँ पे द नीड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक लॉस वाज फेल्ट बाय यूनाइटेड नेशंस। देखो नीड ऑफ एन आर, यूनाइटेड नेशंस जो है, जब बहुत सारे डिज़ास्टर्स हुए, बहुत लॉस हुआ नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, ह्यूमन का लॉस हुआ, इकोनॉमिक लॉस हुआ, तो फिर यूनाइटेड नेशंस जो है उन्होंने ऐसा एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया ताकि ऐसे डिज़ास्टर्स को हम मिटिगेट करें। एंड अदर कंट्रीज, यूनाइटेड नेशंस के साथ बाकी कंट्रीज भी, एक तो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्रीज और बाकी कंट्रीज भी है, उन्होंने क्या किया, एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया। सो दे हेल्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन इन द सिटी ऑफ योकोहामा इन 1994। देखो योकोहामा स्ट्रेटजी, योकोहामा इज ए प्लेस इन जापान, ये एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी। किसके बारे में थी, नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन, नेचुरल डिजास्टर, जो भी नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं उनको रिड्यूस करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे, योकोहामा में 1994 में। पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये थी। इसमें कौन से कंट्रीज थे, इसमें यूनाइटेड नेशंस में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो, और अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज भी इसमें थी। आपको ये पता होनी चाहिए, पहला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई दैट इज द योकोहामा स्ट्रेटजी, योकोहामा कॉन्फ्रेंस। ओके, then it is the United Nations Office for Disaster Risk Reduction 1999. The United Nations General Assembly adopted the International Strategy for Disaster Reduction and established UNISDR। देखो जो ये वाला हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये 1999 में हुआ, ये 1994 में हुआ, ये 1999 में हुआ। आप ये क्रोनोलॉजी देखें, 1999 में हुआ। इसमें जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक पार्ट जो है 5 जो होते हैं, इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसमें यूनाइटेड नेशंस में, इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। लेकिन उसमें से जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसने एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, एक इंटरनेशनल लेवल पे एक डिज़ास्टर रिडक्शन के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई और उन्होंने इस्टेब्लिश किया UNISDR। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको UNISDR पढ़ाया, मैंने बोला उसका फुल फॉर्म क्या है। उसने क्या कहा कि डिज़ास्टर जो है ये मल्टीपल फैक्टर्स से होता है और ये UNISDR जो है वो इसके ज़रिए बना है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के ज़रिए जो है UNISDR जो है उसको किसने इस्टेब्लिश किया, दैट इज़ ए यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। ये कब पास हुआ है, 1999। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। देन इट इज़ द नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, हयोगो
फ्रेमवर्क 2005 में, एक था 1994 में पास किया, सेकंड था 1999, पहला था योकोहामा स्ट्रैटेजी, सेकंड था जिसमें हमने UNISDR बना है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप माइंड में रखें, अच्छे से पढ़ें इसको, ये ऑर्डर की तरफ ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगी। फिर है हायोगो फ्रेमवर्क 2005 में। द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन वाज हेल्ड कोबी हायोगो जापान इन 2005, अडॉप्टेड द फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 2015 सॉरी। ये 10 ईयर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था, 10 ईयर्स के लिए बनाया था। कहाँ पे? ये भी जापान में ही हुआ। ये फ्रेमवर्क क्यों किया था? डिजास्टर को रिडक्शन के। ऑब्वियसली जब ऐसे फ्रेमवर्क्स होंगे, हम डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये डिजास्टर रिडक्शन के लिए होंगे, ऐसे डिजास्टर्स ना हो जाए, तो ये वाला फ्रेमवर्क जो है इस्टेब्लिश किया 2005 से लेकर 2015 तक इसका टाइम स्पैन था। ओके, वर्ल्ड लेवल पे एक कॉन्फ्रेंस हुई। देन इट वाज द सिंडाई फ्रेमवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका इंटरलिंक जो है ये हमारा आज का डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखें। सिंडाई फ्रेमवर्क 2015, ये कब हुआ? देखो, ये 2005 से 15 तक था, फिर 15 में हमने स्टार्ट किया सिंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क इज ए 15 ईयर वॉलंटरी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। ये 15 साल का है, 15 साल 2015 से लेकर 2030 तक ये रहता है, 2030 तक रखा है इसको, ये इसका टाइम स्पैन है, 15 ईयर है। वॉलंटरी मतलब कोई भी कंट्री जो है इसको वॉलंटरली अपने जो है इस पे जो है विश पे क्या कर सकती है, इसको ज्वाइन कर सकती है, फ्रेमवर्क को अपना सकती है। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट, ये बाइंडिंग नहीं है कि आपको करना ही करना है, आपको ऐसे फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना ही करना है, बट इट इज़ वॉलंटरी, which recognizes that the state has the primary role to reduce disaster risk। और इसी सिंडाई फ्रेमवर्क ने यह मेंशन किया है कि प्राइमरी रोल डिजास्टर्स को कम करने का वो स्टेट का है। ओके, बट दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी शेयर्ड विथ अदर स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग लोकल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन इतना ही नहीं, एक स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसे बड़े डिजास्टर्स को रिड्यूस नहीं कर सकती है, वो अकेली काफ़ी नहीं है, उसके साथ इसको बाकी स्टेक होल्डर्स का भी होना ज़रूरी है। लाइक लोकल गवर्नमेंट, जो मैंने पहले ही पढ़ा है DDMA, जो हमें म्यूनसिपलिटीज़, पंचायत के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है उनको भी उसका सपोर्ट करना है, प्राइवेट सेक्टर जो है उनको भी सपोर्ट करना है स्टेट का, तब हम ऐसे डिज़ास्टर्स को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये 15 ईयर प्लान है, 2015 से लेकर 2030 तक चलेगा। रिड्यूस ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी बाय 2030। इसने कहा कि 2030 तक ग्लोबल डिजास्टर मोर्टेलिटी, जो भी डेथ्स होती हैं, फैटेलिटीज़ होती हैं, किसकी वजह से? डिजास्टर की वजह से, जो ग्लोबली डिजास्टर्स होते हैं उनकी वजह से, उनको रिड्यूस करना 2030 तक। ये एक इसका प्रोटोकॉल था, इसका एक इनने ये पॉइंट्स जो है ये फ्रेमवर्क में मेंशन किए थे। देन इट इज़ द 2030 एजेंडा फॉर SDG। SDG होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सबको पता है। SDG हमारे पास 17 है, उसमें क्या क्या बताया है, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, अवेयरनेस, सैनिटेशन, ये सारे जो है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। ये गोल्स जो है हमें 2030 तक फुलफिल करने हैं, तो ये वो भी 2030 का एजेंडा है SDG। इन दिस 10 ऑफ द 17 SDGs have targets related to disaster risk। मैंने पहले ही बोला है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 SDGs आते हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें से जो 10 डिजास्टर ये SDGs जो हैं वो डायरेक्टली टारगेट करते हैं डिज़ास्टर रिस्क को, हमें कैसे रिड्यूस करना है डिज़ास्टर वगैरह। 10 जो है वो डायरेक्टली किसके साथ मिलते हैं, 10 SDGs जो है वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेट होते हैं, डिज़ास्टर रिस्क को कम करने के साथ। तो उस पर भी हमें 2030 तक काम करना है। ये SDGs जो है मैं आपको पढ़ाऊँगी एक इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट में, वहाँ पे 17 के 17 SDGs में पढ़ाऊँगी, तो टेंशन आप ना लें। देन इट इज़ द पेरिस एग्रीमेंट एट COP21। हर साल जो होता है क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, ये पार्टीज़ जो है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, COP COP होता है, COP1 COP2 COP3, इसी तरह से COP21 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में जो पेरिस में हुई, इसमें क्या बताया, इन द पेरिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में क्या बताया, अडॉप्टेड 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इन्होंने 21st कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में पेरिस एग्रीमेंट में जो COP21 हुआ, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो वहाँ पे कौन था, UNFCCC, वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ये आपको इन्वायरमेंट में पढ़ना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में क्या बताया गया, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। देखो इसमें COP21 पेरिस एग्रीमेंट में ये बताया गया, 2015 में जो हुआ इसमें ये बताया कि
जो ग्लोबल टेम्परेचर जो वो इंक्रीज़ होता है वो एवरेज 2 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एवरेज टेम्परेचर जो है हर कंट्री जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है इंक्रीज़ ना करे। इससे ज़्यादा जो है गैसेस ऐसे प्रोड्यूस ना हुए कि ना हो कि जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क एंड इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम एवरेज टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ जो है 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा तो हमारे जो रिस्क्स हैं, हमारा जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज पे वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। ये COP21 हुआ ही क्लाइमेट के रिलेटेड, और क्लाइमेट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ? डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ। बहुत सारे ऐसे डिज़ास्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट की वजह से होते हैं। तो ये है, इट वाज ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो थी हमारे। अब इसका और हमें कुछ पेंडिंग है। इसमें हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं, किससे हम क्या मेजर करते हैं, अर्थक्वेक कैसे करते हैं। हमें कुछ ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह, इन ये किस डिपार्टमेंट के साथ इंटर रिलेटेड हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी और भी कुछ एजेंसीज़ पढ़नी है, MCQs करने हैं हमें। तो और साइक्लोन्स, कौन सा साइक्लोन कहाँ पे आता है, क्योंकि साइक्लोन का क्वेश्चन जो है इसके साथ ही इंटरलिंक है। उड़ीसा में ज़्यादा, बे ऑफ बंगाल जो है वो एरिया जो है ज़्यादा प्रोन है साइक्लोन्स के, वहाँ के साइक्लोन्स हमें पढ़ने हैं, उड़ीसा वेस्ट बंगाल में जो आता है। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। होप सो आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ये सारी बातें जो है जो मैंने पढ़ा है इसको अपने नोट्स में आप पुट डाउन करें, और कोई भी कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।